गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों हम लोग इस समय जो है जैव प्रक्रम कक्षा 10 का जीव विज्ञान का चैप्टर जैव प्रक्रम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है 2 पार्ट इसका अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें, बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हम लोग 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अगर वो 2 वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसे पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। अभी तक इसके सेकेंड पार्ट तक हम लोगों ने पोषण और पौधों में पोषण के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया और उसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बताई। आज जो है हम लोग इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग अभी तक जैसे पौधों में पोषण पढ़े, आज हम लोग जंतुओं में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण अर्थात जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया गया कि जो जंतु होते हैं ये परपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। तो इनका जो पोषण होता है वो क्या होता है, परपोषण होता है। परपोषी होते हैं और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण की प्रक्रिया होती है, वो परपोषी डाइट की होती है, अर्थात परपोषण कहलाता है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है और जंतुओं में स्पेशली मनुष्य में अर्थात हम लोगों में किस प्रकार से पोषण होता है, किस प्रकार से पाचन होता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे और आप लोग जहां जरूरत पड़े आप लोग उसको लिखते हुए भी चलेंगे, नोट्स भी बनाते चलेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत न हो। और यहाँ से आपको बता दें कम से 4 से 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये चैप्टर आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एकेडमिक जो आपका एग्जाम होगा बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जैसा कि जंतुओं में आज हम मनुष्य के पोषण के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात मनुष्य भी एक प्रकार का क्या होता है, परपोषी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये भी अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, अर्थात हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। हम लोग अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हम लोग भी परपोषी पोषण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अब बात आती है कि मनुष्य जो पोषण करता है, अर्थात मनुष्य जो भोजन लेता है, उसका पाचन अर्थात किस प्रकार से पाचन होता है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसा कि बच्चों हम बता दें कि जो मनुष्य, हम लोग जैसे मनुष्य हैं, सारे जीव जंतु भी भोजन करते हैं। तो वो भोजन जब हम लेते हैं तो उसका ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर द्वारा प्रयोग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि जो हम भोजन लेते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमें मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, विटामिन हुआ, खनिज लवण हुए, इन सब का उपयोग हमारे शरीर द्वारा होता है। तो जो हम भोजन लेते हैं ये सारे पोषक तत्व हमारे उस भोजन में उपस्थित होते हैं। तो अब हमारा जो शरीर है, हम लोगों का जो बॉडी है, वो किस प्रकार से इन पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, कैसे उसका उपयोग करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि जो मनुष्य होते हैं उनमें पाचन किस प्रकार से होता है। भोजन तो हम ले लिए, लेकिन वो भोजन जो हमारे शरीर के अंदर गया उसका पाचन किस तरीके से होता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो बच्चों हम आपको बताएं कि शरीर के अंदर अर्थात यहाँ पर जो चर्चा करेंगे मनुष्य के रेफरेंस में करेंगे, तो जो भी हम भोजन करते हैं हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे हम कहते हैं आहार नाल। ये आहार नाल होता है और इस आहार नाल की सहायता से हम मनुष्य अर्थात जो भी चर्चा करेगा भी मनुष्य से ही रिलेटेड करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे सभी जीव जंतु में आहार नाल पाया जाता है। तो आहार नाल जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, मनुष्यों में भोजन का पाचन होता है या जीव जंतुओं में भोजन का पाचन होता है। अब ये बात आती है कि आहार नाल होता क्या है, ये किसको हम कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछा, एग्जाम में पूछा गया कि आहार नाल क्या होता है या मनुष्य में पाचन किस अंग के द्वारा होता है, तो अंग तो आहार नाल हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम इसके बारे में केवल एक छोटी सी बात बताएंगे कि आहार नाल जो होता है यह एक शरीर के अंदर एक
पाइप नुमा संरचना होती है जो मुंह से शुरू होता है और उसकी पूरी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है और वो जाके मुंह से शुरू होके मलाशय तक जाता है और अंत में मलद्वार पर जाकर खत्म होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम आहार नाल के विभिन्न हिस्सों के बारे में अगर हम लिख लें और उसको हम एक एक करके चर्चा करें तो हमको लगता है कि ये जो आहार नाल का पूरा संरचना है और पाचन की क्रिया है उसको हम बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों हम आहार नाल के खंड को हम लिख लेते हैं कि ये जो पूरा आहार नाल है उसमें कुल कितने भाग होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो आहार नाल का भाग होता है वो होता है, जैसा कि पता है आपको, आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। तो जो पहला है उसका भाग वो है मुख गुहा। मुख गुहा। मुख गुहा के बाद बच्चों जो नंबर आता है वो है ग्रसनी। ग्रसनी और ग्रसनी के बाद का जो भाग होता है वो होता है ग्रास नली। आप लोग इसको जरूर लिखते चलेंगे तो आपको समझने में और व्याख्या करने में बहुत ही मदद मिलेगी और स्पष्ट करने में भी आसानी रहेगी। तो मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी इसके बाद जो है ग्रास नली, इसके बाद जो आता है वो है आमाशय। आमाशय और आमाशय के बाद का जो भाग होता है वो होता है छोटी आंत। छोटी आंत और छोटी आंत के बाद आता है आपका बच्चों बड़ी आंत। ये आपका बड़ी आंत और बड़ी आंत के बाद आता है मलाशय। मलाशय और अंत में मलाशय के बाद मलद्वार आता है। एक छिद्र होता है जिसके द्वारा वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकलता है। तो आप देख रहे हैं ये जो आहार नाल है, ये आहार नाल, ये कहने के लिए तो आहार नाल है लेकिन ये कई खंडों में, कई भागों में बटा होता है और सभी भाग में के अलग अलग काम है, अलग अलग इसका इंपॉर्टेंस है भोजन के पाचन में। तो हमने एक खाका तैयार कर लिया ताकि आप इसको अच्छे ढंग से समझ सकें। और अगर इतनी बात अगर आपको याद रहेगा तो अगर एग्जाम में आप जाएंगे तो इन बातों की इस एक एरो जो आप देख रहे हैं, जो ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, इसकी सहायता से आप पूरे पाचन क्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए क्योंकि ये आपके आहार नाल का विभिन्न हिस्सा है और इसके बारे में अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ये मुख गुहा क्या है, इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है आहार नाल में। फिर जो है ग्रसनी क्या है, उसका क्या काम है। ग्रास नली क्या है, इसका क्या काम है। आमाशय क्या है, इसका क्या काम है, कैसे भोजन पचता है। फिर छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, मलाशय में क्या होता है, फिर अंत में मलद्वार का क्या काम होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब हम लोग इसका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग पहला जो है ये आपका मुख गुहा का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक जो है मुख गुहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपका यह है मुख गुहा, जो कि आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आहार नाल होता है इसकी शुरुआत मुख से होती है और धीरे धीरे ये पाइप नुमा संरचना पूरे शरीर में फैली होती है, विभिन्न नामों से जानी जाती है और ये अंत में जाके मलाशय से खत्म होती है या यूं कह सकते हैं मलद्वार से खत्म होती है। तो पहला टॉपिक जो है आपका ये मुख गुहा, अर्थात ये आपका मुंह, जो भोजन का पाचन होता है ये आपके मुंह से प्रारंभ होता है। जैसे क्या होता है बच्चों, हम खाना खाते हैं, हम किसी भी चीज को जब जैसे ही मुंह में डालते हैं तो मुंह में डालने के बाद क्या होता है कि उसमें मुंह में अब शुरू हो जाता है पाचन की क्रिया। अर्थात पाचन की क्रिया में क्या होता है कि जो हम भोजन मुंह में लिए उसका क्या होता है, पहले तो उसको छोटे छोटे पार्ट में हमारे मुंह में ही वो छोटे छोटे पार्ट में बट जाता है। तो बटने का मतलब मुख गुहा के 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, सबसे पहला जो पार्ट है वो है एक, आप देख रहे हैं मुख गुहा में ये जो आप सबसे पहले मांसल संरचना होती है होंठ की। दो मांसल होंठ होते हैं पहला। और मुख गुहा का जो पहला पार्ट है वो क्या है, 2 मांसल होंठ।
आपके मुंह के आगे ये जो शटर नुमा स्ट्रक्चर, जो शटर नुमा संरचना आपका होंठ है, ये शटर का काम करता है, ये मांसल होता है, मांस का बना होता है। ये पहला हिस्सा है मुख गुहा का, और इसका काम क्या है, दरवाजे का काम करता है। जैसा कि आपको बता दें, शटर का काम करता है कि हम इस शटर से ही हम कोई भी चीज अंदर करेंगे और हमको जरूरत पड़ेगी कि शटर से बाहर भी कर सकते हैं। तो दो मांसल होंठ होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका जीभ, जो कि ये भी मांसल होती है, अर्थात ये भी मांस से ही बनी होती है, मांसल होती है। और इसका क्या काम है, जैसे इसको तो मैंने बताया कि शटर का काम कर रहा है, होंठ आपका होंठ ये शटर का काम कर रहा है। और ये जीभ जो होती है ये भी एक मांसल संरचना होती है, जो मुख गुहा का दूसरा पार्ट है। और जीभ का काम क्या होता है बच्चों की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे हम भोजन को अंदर लेते हैं तो उस भोजन को क्या करती है, चबाने में, अर्थात भोजन को इधर उधर हिलाने में जीभ हमारी मदद करती है। पहला तो इसका काम आप जानते हो, पहला इसका काम जो है वो क्या है, भोजन को इधर उधर घुमाना। आप जानते हो कि जब तक भोजन इधर उधर घूमेगा नहीं, वो अच्छे से क्या होगा, पूरे तरीके से उसमें लार जो है मिल नहीं पाएगा। तो लार जो आ रहा है आपका सलाइवा, उसका भी काम क्या है, जीभ में ही ग्रंथियां होती हैं, अर्थात जो लार ग्रंथि होती है वो जीभ में ही होती है। इसी मांसल संरचना जीभ में ही लार ग्रंथि होती है। और लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है, सलाइवा निकलता है। वो क्या करता है, आपके भोजन में पूरी तरीके से मिल जाता है। और मिलने से भोजन जो कठोर होता है वो थोड़ा क्या होता है, धीरे धीरे चिपचिपा बन जाता है, लसलसा बन जाता है, ताकि निगलने में आसान हो और उसकी पाचन क्रिया अच्छे से हो। और दूसरी बात क्या होता है, इसी लार में ही एंजाइम्स पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लार ग्रंथि द्वारा लार का स्राव करने का मतलब निकालना। कहने का मतलब जीभ का दो काम है बच्चों। सबसे पहले तो क्या हुआ, भोजन को इधर उधर घुमाता है मुंह में। दूसरी बात क्या है, लार ग्रंथि जीभ में ही पाई जाती है, और ये लार ग्रंथि द्वारा क्या होता है, लार का स्राव होता है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। एक तीसरी बात भी है जीभ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं तो बोलने में हमारी जीभ बहुत मदद करती है, अर्थात बोलने में भी जीभ हमारी मदद करती है। तो ये बोलने में, तो ये कुछ तीन महत्वपूर्ण जीभ के काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होस्ट का काम शटर का होता है, ये आपके शटर के रूप में खुलता और बंद होता है। दूसरे नंबर पे जीभ है, इसका ये क्या है, जीभ भी एक मांसल संरचना होती है और ये भी मुख गुहा का एक हिस्सा होता है। और जीभ के तीन प्रमुख काम होते हैं। सबसे पहला काम, भोजन को इधर उधर घुमाना मुंह के अंदर भोजन को इधर उधर करना। उसके बाद लार ग्रंथि द्वारा लार का श्रावण करना। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो लार ग्रंथियां होती हैं जीभ पर ही होती हैं, और उस लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है, स्लाइवा निकलता है। और वो क्या, फिर स्लाइवा क्या करता है, भोजन में मिलता है और भोजन को लसलसा या चिपचिपा बनाता है, ताकि पाचन क्रिया आसानी से हो। उसके बाद जो है, बोलने में भी आपका ये जो जीभ है ये बहुत ही मदद करता है। बिना जीभ के हम आप से बात नहीं कर सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, अर्थात आप बोल नहीं सकते। तो जीभ का काम बोलने में भी होता है। तो ये आपका मुख गुहा का क्या है, दो पार्ट। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मुख गुहा का, इधर लिख देते हैं, वो है आपका दांत। ये दांत, तो दांत में क्या करते हैं, वो गुहा का तीसरा पार्ट है। आप लोग जानते हो कि जो आपका ये मुंह है, मुख गुहा है, इसका जो तीसरा हिस्सा है ये दांत है, सैनिक का काम कर रहे हैं। आप जानते हो कि एक वयस्क मनुष्य में लगभग 32 दांत होते हैं। तो दांत जो होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। जो हम भोजन अंदर लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम कौन करता है, दांत करते हैं। नहीं तो अगर ये ना हो दांत, तो हम जो कुछ भी खाएंगे वो सीधा हमारे पेट के अंदर, उसका जो बड़ा सा हिस्सा होगा वो हमारे पेट के अंदर जाएगा, फिर पाचन क्रिया में दिक्कत होगी, अर्थात पाचन में समस्या आएगी। तो ये जो दांत होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं कि जो भोजन का बड़ा बड़ा टुकड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो जैसे दांत, जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक दांत का एक मैं चित्र बनाता हूँ छोटा सा।
ये जैसे आपका मान लीजिए ये दांत, ये दांत है, तो ये जो है ये अग्रभाग है दांत का, अग्रभाग ये है, ये अग्रभाग है, ये इसका जो है मध्य भाग है, ये मध्य भाग है, और ये जो है ये निचला भाग है, ये निचला भाग है दांत का। तो निचले भाग को आप देख रहे हो, निचले भाग को क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। और मध्य भाग जो होता है ये काफी कठोर होता है, काफी सख्त होता है, अर्थात हड्डियों से भी ज्यादा कठोर होता है। ये मध्य भाग जो है डेंटाइन कहलाता है, डेंटाइन, डेंटाइन याद रखेंगे, डेंटाइन होता है। और अग्रभाग जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये थोड़ा नरम होता है, मुलायम होता है, और ऊपर की ये जो ये गोलाकार होता है इसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? कैविटी। ये तो आप देख रहे हैं कि दांत के 3 हिस्से हो जाते हैं। एक तो जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कैविटी होता है, बीच का जो मध्य भाग होता है वो डेंटाइन होता है, और जो दांत के जो मसूड़ों में जो धंसा होता है वो क्या होता है? निचला भाग होता है। उसको क्या बोलते हैं? रूट या जड़ बोल सकते हो, इसको जड़ भी आप कह सकते हो, जड़। अर्थात आप देख रहे हो कि दांत के 3 हिस्से बन रहे हैं। अब स्थिति क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये कैविटी वाला जो हिस्सा होता है ये थोड़ा मुलायम होता है, और स्थिति क्या होती है कि जैसे जब कोई चीज दांत से चबाते हैं हम, तो अगर मान लीजिए कोई चीज यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ यहीं से उसको चबाते हैं, तो ये हिस्सा थोड़ा सा धीरे धीरे क्या होता है कि क्योंकि मुलायम होने के कारण इसमें धीरे धीरे क्या होने गड्ढे बनने लगते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को दांत की बीमारी होती है और धीरे धीरे वो क्या होते हैं? गड्ढे बनने लगते हैं, अर्थात वो दांत पूरी कैविटी बन जाती है, पूरा खोखला हो जाता है। और ये मध्य भाग जो है डेंटाइन जो है, इसके ऊपर एक कवर होती है, एक परत चढ़ी होती है जो कि बहुत ही हार्ड होती है। उस परत को क्या कहा जाता है? इनेमल। क्या कहा जाता है बच्चों? इनेमल। इनेमल क्या करता है कि ये दांत की सुरक्षा करता है। कहने का मतलब ये दांत के ऊपर एक कवच के रूप में काम करता है जो उसको मजबूती प्रदान करता है। ये बहुत ही हार्ड होता है, और ये आपका रूट है, अर्थात जड़ है दांत का, जो मसूड़ के अंदर बिल्कुल गया रहता है और दांत को पूरी तरीके से बांध के रखता है। तो ये दांत के बारे में आपने देखा कि दांत की ये 3 भाग होते हैं। इसके बाद अब जैसे कोई चीज भोजन हम लोग कर रहे हैं, दांत में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कोई भी भोजन मान लीजिए हम अंदर ले रहे हैं तो दांत का एक अहम हिस्सा होता है जो उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। अब एक बात हम आपको बताएं कि दांत जो होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा इसकी चर्चा यहाँ पर कर ले, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो कुछ हम दांत के बारे में, दांत के प्रकार के बारे में बताएं। ओके, आइए। तो जैसा कि मुख गुहा जो आहार नाल का जो पहला पार्ट है हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, मुख गुहा की। मुख गुहा का जो 3 पार्ट है, दांत है, तो दांत के प्रकार हम देखते हैं कि दांत के प्रकार अर्थात दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, याद रखें। पहला जो होता है वो होता है कर्तनक। कर्तनक क्या कहलाता है? कर्तनक। अर्थात कर्तनक कौन सी दांत होते हैं? जैसे जो आपके आगे का जो दांत है, हमारे आपके जो आगे का जो दांत है वो कर्तनक माने काटने का काम करता है। जैसे कोई चीज हमको काटना है तो उसी आगे वाले दांत से हम काटते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्तनक। अब कर्तनक के बगल में आपने देखा होगा ये जो उसी के जस्ट बगल में थोड़ा लंबा लंबा, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक नीचे एक, ऊपर भी 4 नुकीले जो होते हैं, जो आपने देखा होगा जैसे चुड़ैल उड़ैल जो होती है उनकी कुछ बड़ी हो जाती है। कुत्तों में देखिए, कुत्तों में भी काफी बड़ी बड़ी दिखाई। शेर आप देखिए जब मुंह फैलाता है तो वो जो आपका दूसरा हिस्सा है वो आप हमारे आप में भी होता है, और उसको क्या कहते हैं? भेदक। क्या बोलते हैं बच्चों? भेदक। ये दूसरे प्रकार का दांत है। एक तो हो गया कर्तनक, दूसरा हो गया भेदक। कर्तनक का काम क्या होता है? किसी भोजन को काटना, और ये भेदक का काम क्या होता है? फाड़ना। जैसे कोई चीज हम गन्ना चूसते हैं, मान लो जो गन्ना हमको चूसना है तो हम गन्ना आगे से नहीं चूस पाते, हम बगल साइड इसी भेदक की मदद से हम क्या करते हैं? उसको फाड़ते हैं। कोई चीज हमको चीरना फाड़ना होता है तो ये भेदक का काम वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको बता दें कि मांसाहारी जीव में ये भेदक कुछ ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। आपने देखा होगा जितने मांसाहारी जीव हैं
शाकाहारी और मांसाहारी में आप देखेंगे जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके भेदक छोटे होते हैं, लेकिन जो मांसाहारी जीव हैं आप भेदक को देखकर ही, इस दांत को देखकर ही बता सकते हो कि ये जीव क्या है, शाकाहारी की मांसाहारी। जैसे आप देखेंगे कि अक्सर जो मांस और जो शिकार करने वाले जो जानवर होते हैं उनकी भेदक जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है, नुकीला होता है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे बच्चों, वो होता है अग्रचर्वनक। अग्रचर्वनक ये तीसरे प्रकार का दांत है, अग्रचर्वनक। ये क्या है, भेदक के तुरंत बाद जो थोड़ा चौड़ा चौड़ा जो उसके तुरंत बगल है, चौड़ा सा दांत, चौड़े चौड़े, उसको क्या बोलते हैं, अग्रचर्वनक। अग्रचर्वनक इधर भी भेदक के बगल में रहता है और इधर भी भेदक के, और नीचे और ऊपर दोनों जबड़ों में अग्रचर्वनक होते हैं जो थोड़ा चौड़े होते हैं। इनका काम क्या होता है कि भोजन को जब अंदर जाता है उसको पीसने का काम करते, पिसाई का काम क्या होता है, अग्रचर्वनक का होता है। और लास्ट में जो होता है वो होता है चर्वनक। चर्वनक इसका भी काम क्या होता है, इसकी मदद करना, अर्थात अग्रचर्वनक उसके बगल में जो और भी चौड़े चौड़े हैं दांत, उनको हम क्या कहेंगे, चर्वनक। और ये चर्वनक और अग्रचर्वनक दोनों मिलकर भोजन को क्या करते हैं, पूरी तरीके से उसकी पिसाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दांत के 4 प्रकार हैं, चारों के अलग अलग काम है। कर्तनक है, भेदक है, अग्रचर्वनक है और चर्वनक है। कर्तनक का काम क्या है, जो आगे होता है काटने का काम होता है, जो कोई चीज हमको काटना है कर्तनक से काटेंगे। भेदक का काम क्या है, चीरने और फाड़ने का काम होता है। अग्रचर्वनक और चर्वनक का काम लगभग मिलता जुलता है। ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं, उसको पिसाई का काम करते हैं। तो ये मुख्य गुहा का ये जो हिस्सा है तीसरा दांत, उसके बारे में हमने आपको बताया कि दांत क्या होते हैं। दांत के 3 भाग होते हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है कैविटी होती है, मध्य भाग जो होता है डेंटाइन का होता है, और निचला भाग जो होता है उसका रूट का होता है, अर्थात जड़ होती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि दांत के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दांत में इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज कभी कभी पूछ लेता है, जो एग्जाम में पूछा गया कई बार, दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय। एक मिनट बच्चों, ओके। कभी कभी क्या होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है, तो पता लगा हम पढ़ा लेते हैं, पूरी बात मेरी खत्म हो जाती है, और अंत में जब मैं देखता हूं तो वो रिकॉर्डिंग बंद हुई रहती है। तो बड़ा झटका लगता है कि हमने मेहनत भी किया और आप तक वो प्रेषित नहीं हो पाया। तो अभी रिकॉर्डिंग चल रही, वही मैं देखने गया था। तो दंत अस्थि क्षय, ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दंत अस्थि क्षय क्या होता है। तो बच्चों आप जानो, जैसे हम कोई चीज खाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मीठा पदार्थ खा रहे हैं, और पता लगा दांत को अच्छे ढंग से साफ नहीं किए, और पता लगा कि वो मीठा जो है दांत में कहीं चिपका है, तो स्थिति क्या होती है, जो मीठे पदार्थ होते हैं उन पर बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं, ज्यादा अटैक कर देते हैं, और अटैक करके जो मीठा वाला पदार्थ है उसको धीरे धीरे एसिड में, अम्ल में बदल देते हैं। और ये आप जानते हो कि अम्ल कितना खतरनाक होता है। तेजाब क्या है, एक अम्ल ही तो है कि कहीं डाल दो तो धीरे धीरे उसको गला देता है। तो जो अम्ल बनता है बैक्टीरिया के द्वारा उस मीठे के से, तो जो अम्ल होता है वो धीरे धीरे दांत को क्या कर देता है, गला देता है, कमजोर बना देता है, मुलायम बना देता है, और दांत धीरे धीरे क्या होने लगता है बच्चों, घिसने लगता है, और धीरे धीरे दांत में छेद भी हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है, दांत बड़े स्थिति में उसको फिर निकलवाना पड़ता है, इतना दर्द होने लगता है, फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको हम निकलवाते हैं। तो दंत अस्थि क्षय क्या है, दंत अस्थि क्षय के बारे में आप लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि जब हम मीठे पदार्थों को खाते हैं, मीठे पदार्थों को खाने के बाद क्या होता है कि अगर हम दांत को अच्छे से साफ ना करें तो वो मीठा पदार्थ क्या होता है, हमारे दांत से चिपक जाता है, और फिर क्या होता है उस पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और उस मीठे पदार्थ को धीरे धीरे अम्ल में बदल देते हैं, और ये अम्ल हमारे दांत को धीरे धीरे क्या करता है, मुलायम बना देता है, कमजोर बना देता है, फिर उसमें धीरे धीरे छेद होने लगता है, दांत हमारा घिसने लगता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, दंत अस्थि क्षय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि दंत अस्थि क्षय क्या चीज है। तो ये दांत से ही रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको बताया। कंपटीशन में भी कई बार आपसे पूछा गया है, तो आप इसको मिस नहीं करेंगे। तो दंत अस्थि क्षय में आप लिख सकते हैं कि मीठे पदार्थ के कारण विषाणु या जीवाणु
उसे अम्ल में बदल देते हैं और यह अम्ल दांत को धीरे धीरे गलाना प्रारंभ कर देता है। यह क्रिया दंत अस्थिक्षय कहलाती है। बच्चों राइटिंग थोड़ी अच्छी है, आप लोग धीरे धीरे हमारे साथ चलने लगोगे, समझने लगोगे। तो दंत अस्थिक्षय क्या है? मीठे पदार्थ के कारण जीवाणु उसे अम्ल में बदल देते हैं, अर्थात मीठे पदार्थ को क्या करते हैं जीवाणु, क्या बदलते हैं? अम्ल में बदल देते हैं और यह अम्ल दांत को धीरे धीरे गलाना प्रारंभ कर देता है। यह क्रिया दंत अस्थिक्षय कहलाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मुख गुहा जो आहार नाल का पहला हिस्सा है, मुख गुहा, और मुख गुहा में ही हमने आपको 3 पार्ट बताया कि मुख गुहा जो होती है, पहले तो आपके सटर होंठ है, फिर उसके बाद एक मांसल जीभ होती है, उसके भी कार्य मैंने बताया, फिर ये जो 32 दांत हैं इनके बारे में भी हमने चर्चा की। तो बहुत ही डिटेल अध्ययन आपको हम करा रहे हैं बच्चों की, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और जब आप ये वीडियो देखें, जब आप ये चैप्टर देखें, तो आप ऐसी चुटकी बजाते हुए इस चैप्टर को आसानी से कर ले जाएं। तो आइए बच्चों, अब हम आहार नाल के दूसरे भाग को हम लोग पढ़ें। चलिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। इसको इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि ये रहेगा तो हम लोगों की मदद करता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है। ये चलिए, तो दूसरा जो है बच्चों वो है ग्रसनी। मुख गुहा के बाद किसका नंबर आता है? ग्रसनी, जो आहार नाल का दूसरा भाग है, ग्रसनी। ये इसको इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। तो ग्रसनी क्या होता है? जैसे मुख में हम भोजन लेते हैं तो मुख के बाद वो ये जो आपका ये जो पाइप है, ये क्या कहलाती है? ग्रसनी कहलाती है। तो जैसे मुख से भोजन हमारा, मान लीजिए ये एक छोटा सा चित्र बना लें हम लोग, ये मुख है, तो मुख से भोजन जब ये आता है ऐसे धीरे से इधर आया, तो ये जो पाइप है ये आपकी, ये ग्रसनी कहलाती है। और ये ग्रसनी आगे चल के बच्चों 2 भागों में, 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ये ग्रसनी जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। इसको आप क्या बोलेंगे? ग्रसनी। यहाँ पर मुंह है, आपने भोजन अंदर किया, तो भोजन में आपने देखा कि दांत, जीभ सब कुछ मिलके उसको काम शुरू कर दिए, और यहीं से भोजन का पाचन आपका प्रारंभ हो जाता है मुख से। और मुख में आपको एक बात बताना हम भूल गए कि जो मुख गुहा होती है, वहां पर मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। याद रखें, जो भोजन में हमारा पोषक तत्व तो आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो यहाँ पर होता है, मुख में ही होता है, अर्थात मुख गुहा में ही होना प्रारंभ हो जाता है, मोस्टली यहीं पर होता है। अब भोजन पिसता हुआ आया ग्रसनी में, तो ग्रसनी में क्या होता है? ग्रसनी की स्थिति आप देख रहे हैं, ग्रसनी आगे चल के 2 हिस्से में बट जाती है। ये जो आपका हिस्सा है, एक दरवाजा इधर खुल गया, एक दरवाजा इधर खुल गया। इधर वाला जो दरवाजा है इसको कहेंगे कंठ द्वार। क्या बोलेंगे? कंठ द्वार। और इधर वाला जो दरवाजा है उसको बोलेंगे बच्चों निगल द्वार। क्या बोलेंगे? निगल द्वार। तो ये आपका जो ग्रसनी है, आप जो देख रहे हो, ग्रसनी जो है ये आगे चल के 2 हिस्से में बढ़ जाती है। एक तो जो पहला जो दरवाजा इधर जाता है वो कंठ द्वार होता है, और इधर जो जाता है निगल द्वार होता है। जैसा कि ये 2 दरवाजे क्यों होते हैं आपको हम बता दें कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो खाना खाते हैं मुंह से, तो वो भी जाके इसी ग्रसनी में ही जाता है। और ये जो नाक है, जब हम सांस लेते हैं, ये नाक भी धीरे अंदर से जाके इसी ग्रसनी में ही मिल जाती है। अर्थात कहने का उसका भी कनेक्शन इसी ग्रसनी में ही होता है। तो जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम हवा लेते हैं, वो भी इसी से जा रही है, और जो खाना खा रहे हैं वो भी इसी ग्रसनी से ही होके जा रहा है। तो आगे चल के क्या होता है बच्चों, जो हवा होती है वो इधर मुड़ जाती है। कहने का मतलब कंठ द्वार में जाके, और ये इसका कनेक्शन कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। कहाँ होता है? ये मान लो फेफड़ा है,
तो हवा जो होती है वो फेफड़ा में चली जाती है, फेफड़े में चली जाती है, यहाँ फेफड़े कर लें। और जब हम भोजन लेते हैं तो वो क्या होता है कि ये जाके कहाँ खुलता है, ये जाके यहाँ पर थैली, यहाँ ये आमाशय, इसको आमाशय मान लो, आमाशय। तो आप देख रहे हो जो भोजन है वो क्या होता है, भोजन तो यहाँ से आमाशय में चला जाता है, लेकिन जो हवा होता है यानी जो ऑक्सीजन होता है वो इधर वाले दरवाजे से होकर कंठ द्वार में चला जाता है। और होता क्या है बच्चों, आपने क्या कभी सोचा कि क्या भोजन इधर क्यों नहीं जाता, हवा क्यों नहीं इधर जाता? ऐसी क्या संरचना है, क्या बात है, प्रकृति ने कितना बढ़िया संरचना बनाया है कि एक ही आ रहा है यहाँ पर दोनों, लेकिन अंत में जाके हवा इधर कंठ द्वार से फेफड़े में जा रही है, और खाना जो है आपका भोजन जो है वो यहीं से आके इधर जाके निगल द्वार से होके कहाँ चला जा रहा है, आमाशय में चला जा रहा है। तो यहाँ पर एक संरचना होती है, आप देख सकते हो, एक वाल होता है और इसको बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, झिल्ली नुमा संरचना होती है ये क्या करती है कि जैसे भोजन को इधर आने नहीं देती है। लेकिन कभी कभी बच्चों आप लोग जानते हो, जैसे हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय हमारा ध्यान कहीं और चला गया, जैसे पूरे क्रिया को संचालित कौन करता है? ब्रेन ही सारी चीजें, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम अपना हाथ पैर हिला रहे हैं, कुछ भी एक्शन रिएक्शन हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो उसको संचालित कौन कर रहा है? ब्रेन। तो पता लगा हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, तो ये क्या करता है कि आदेशित इसको नहीं कर पाया एपिग्लॉटिस को, और भोजन वहां न जाके इधर आने लगता है। इधर आने लगता है तो फिर क्या, अचानक जब इधर आने लगा एपिग्लॉटिस इसको धक्का देता है कि नहीं इधर मत आओ, आप उधर रहो, और वही हमें छींक आना शुरू हो जाता है और हमें दिक्कत होती है। जब तक भोजन इधर जाके आमाशय की ओर मुड़ नहीं जाता है तब तक हमें छींक आती ही रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, एपिग्लॉटिस का काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके आहार नाल का दूसरा हिस्सा है ग्रसनी। बच्चों देखने में तो सरल लग रहा है, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आहार नाल को और मनुष्य में भोजन के पाचन को आप भली भांति समझ सकें कि किस प्रकार से जो हम खाना खाते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा हमारे भोजन का पाचन होता है। तो आप देख रहे हो गुहा में गया भोजन और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और गुहा में भी हमने आपको 3 पार्ट बताया, जीभ बताया, होस्ट बताया, दांत बताया। उसके बाद ग्रसनी पे हम लोग आए, तो ग्रसनी में मैंने आपको बताया कि ग्रसनी आगे चल के पाइप नुमा संरचना होती है और ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक कंठ द्वार होता है, दूसरा निगल द्वार। कंठ द्वार कहाँ खुलता है? फेफड़े में खुलता है। और निगल द्वार कहाँ खुलता है? आमाशय में खुलता है। इसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसके बाद हम लोग जो है अगला पढ़ते हैं ग्रास नली। मिटा दे रहे हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलेंगे ताकि जब आप इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे बच्चों तो आपको ये समझ में आएगा और मजा भी आएगा और एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओगे। तो अगला जो हिस्सा है तीसरा वो है ग्रास नली। ग्रास नली ये तो ग्रास नली अर्थात मुख गुहा से ये आपका ग्रसनी से पाइप अंदर की ओर जब आगे जाती है तो उसको ग्रास नली कहते हैं। ये पाइप नुमा संरचना होती है। जैसे मान लो ये ग्रसनी है, मान लो ये ग्रसनी है जो ग्रास नली है। ग्रास नली में आके खुल रही है। तो यहाँ पर स्थिति क्या होती है बच्चों, जैसे भोजन यहाँ पर आया, भाई ग्रसनी से कहा गया भोजन, भाई यहाँ पर पचता हुआ भोजन, धीरे धीरे पचता हुआ भोजन आगे बढ़ रहा है। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट संरचना आहार नाल की है कि डायरेक्ट भोजन मुख गुहा से अगर यहाँ पर ना पहुंचे, ये सब चीजें ना हो, तो सीधा मुख गुहा से मलाशय से पहुंच के मलद्वार से बाहर हो जाएगा, तो हमारा खाना पीना बेकार हो जाएगा। उसका पाचन नहीं होगा, तो उसका फिर पाचन नहीं होगा तो हमें पोषक पदार्थ मिलेंगे नहीं, हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो पाचन की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके अंतर्गत हम लोग आज ये अध्ययन कर रहे हैं। तो ग्रास नली में जैसे भोजन आता है, इसमें क्या होता है कि ग्रास नली जब यहाँ पर भोजन, मान लीजिए ये भोजन आया, तो ग्रास नली चूंकि पतली होती है, आप जानते ही हो कि पतली सी होती है, उसमें हम लोग भोजन का बड़ा निवाला उठाए मुंह में डाल लिए। इसीलिए भोजन का बड़ा निवाला हमें नहीं खाना चाहिए, हमें थोड़ा आराम से खाना चाहिए भोजन। क्योंकि आप जानते हो कि सारे भोजन ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए जाते, कहीं ऐसा ना हो कि इतना ठूस के खा ले कि ग्रास नली हमारी फट जाए। तो भैया ग्रास नली न फटने पाए, इसके लिए हम क्या करें कि हम भोजन को
आराम से करें, थोड़ा थोड़ा करें। स्थिति क्या होती है, कैसे यहाँ पर आपका भोजन आया, तो जो इसकी दीवार होती है जहां पर भोजन आता है वो फूल जाता है। तो संरचना कुछ इस तरीके से बन जाती है, जहां पर भोजन आएगा वैसे फूल जाएगा। ये कुछ इस तरीके की संरचना बन जाती है। मान लीजिए भोजन आ रहा है, ये जहां पर भोजन गया वो फूल जाता है, और जहां से भोजन फिर आगे गया तो वो पचक जाता है। तो आप देख रहे हैं कि भोजन जब यहाँ पर आया तो ये हिस्सा क्या हो जाता है, फूल जाता है। फिर जब भोजन आगे की ओर खिसक रहा है तो धीरे धीरे खिसक रहा है, ऐसे नहीं खिसक रहा है भोजन। ये जो दीवार होती है ग्रास नली की, ये कभी फूल रहा है कभी पचक रहा है, फूलना पिचकना, फूलना पिचकना, फूलना पिचकना। एक प्रकार से ग्रास नली में एक गति हो रही है उसकी दीवार में, और उसकी सहायता से भोजन धीरे 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 आपके आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो गति होती है ग्रास नली की दीवारों में, जो गति होती है उसको एक नाम दिया जाता है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति कई बार पूछा गया है कि क्रमाकुंचन गति क्या है। तो क्रमाकुंचन गति ग्रास नली में होने वाली एक गति है, जिसमें क्या होता है कि जब भोजन ग्रसनी से ग्रास नली में जाता है तो ग्रास नली जो होता है उसकी दीवार, भोजन धीरे धीरे क्या करता है, ग्रास नली की दीवार कभी फूलता है कभी पचकता है, कभी फूलता है कभी पचकता है। उससे क्या होता है कि भोजन धीरे 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 ग्रास नली से होता हुआ आगे बढ़ता है, और इस प्रकार से कभी फूलना कभी पचकना ग्रास नली की दीवार का कौन सी गति कहलाता है, क्रमाकुंचन गति कहलाता है। तो ग्रास नली का ये काम है कि भोजन को आगे पहुंचाना। कहाँ पहुंचाना, यहाँ तक पहुंचाना। कहने का मतलब हमारा भोजन पचता हुआ भोजन हमारा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच गया। कितने नंबर पे, आमाशय में पहुंच गया। बच्चों देखो, हम बहुत सिस्टम से आपको बता रहे हैं कि भोजन किस प्रकार से, ऐसे नहीं भोजन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, उसकी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो अब हम लोग अगला जो पार्ट पढ़ेंगे, ग्रास नली से भोजन हमारा कहाँ चला गया, आमाशय में चला गया। आइए आमाशय से देखते हैं आमाशय में क्या होता है, देखते हैं इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम इसको बता सकें। चलिए ओके, अब चौथा हिस्सा आपका भोजन अब पचता हुआ, टूटता हुआ, रगड़ खाता हुआ, पिसता हुआ, वो कहाँ पहुंच गया बच्चों, आमाशय में पहुंच गया। तो अब अगला जो आहार नाल का जो अगला पार्ट है वो है आमाशय। आमाशय ये क्या है, आमाशय। तो बच्चों भोजन जो है ये आपका आमाशय में पहुंच गया, और आमाशय में पहुंचने के बाद भोजन की स्थिति क्या होती है बच्चों कि अब आमाशय क्या होता है, आमाशय भी एक आहार नाल का ही हिस्सा है। तो आहार नाल, जैसा कि भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे पचता हुआ पिसता हुआ भोजन आमाशय में पहुंच गया। आमाशय एक प्रकार का थैलेनुमा संरचना होती है। मान लीजिए आप इस तरीके से एक थैलेनुमा बाएं साइड में होता है, भोजन आ गया आपके कहां पर, आमाशय। आमाशय में आ गया भोजन। आमाशय के 3 भाग होते हैं बच्चों, याद रखें। आमाशय का क्या होता है, 3 हिस्सा होता है। आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है उसको बोलते हैं कार्डियक। प्रथम भाग जो है इसका, मान लीजिए प्रथम भाग है, प्रथम भाग कार्डियक होता है। और बच्चों आमाशय, जैसा कि इसको मिटा दें, नहीं लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये है, ये प्रथम भाग कार्डियक होता है। मध्य भाग जो होता है आमाशय का, मध्य वाला होता है पुंडिक। ठीक, और तीसरा भाग जो होता है वो होता है पायरोलिक। तो आमाशय जो इधर बना देते हैं, मान लीजिए ये भोजन इधर से आता हुआ इस आमाशय में मान लीजिए आया, तो आमाशय का कितना हिस्सा है, 3 भाग है। ये प्रथम भाग, मध्य भाग, और ये है आपका पश्च भाग, पीछे का भाग। ये तो आमाशय के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। पहला है कार्डियक, दूसरा बीच का जो भाग होता है उसको पुंडिक कहा जाता है, और जो लास्ट का जो भाग होता है, अंतिम हिस्सा जो होता है वो होता है पायरोलिक। तो इस प्रकार से आमाशय में जब भोजन आता है, ये
ये भोजन आमाशय में आया। कहाँ से? ग्रास नली से आमाशय में गया। तो बच्चों आमाशय में क्या होता है कि ये भाग होते हैं कार्डियक, पर पहला भाग कार्डियक, बीच का भाग पुंडिक और लास्ट का भाग क्या कहलाता है? पायरोलिक। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपका ये जो आमाशय की जो दीवार है, यहाँ पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये खांचे बने रहते हैं। इसकी दीवार में, आमाशय की दीवार में छोटी छोटी क्या पाई जाती? ग्रंथियां, ऐसी धसी हुई एक कोशिकाएं, स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो ग्रंथियां होती हैं इनको कहा जाता है कौन सा? जठर ग्रंथि। क्या कहा जाता है बच्चों? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। तो आमाशय की दीवार पर छोटी छोटी उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। इन उभरी हुई संरचनाओं को क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहा जाता है। और ये ग्रंथि है, चूंकि ग्रंथियां क्या करती हैं? रस निकालती हैं, अर्थात इनसे रस निकलता है। तो जठर ग्रंथि से भी क्या निकलेगा? रस निकलेगा। तो इस जठर ग्रंथि से 3 प्रकार के रस निकलते हैं। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसी में हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका जठर ग्रंथि है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जठर ग्रंथि जो आमाशय की दीवार से बिल्कुल सटा होता है, यहाँ पर लिखते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा जठर ग्रंथि जो है ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। एक श्लेष्मा, दूसरा है अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका, और तीसरा है जाइमोजन, जाइमोजन, जाइमोजन कोशिका। ये तो 3 हिस्से आप देख रहे हैं। जो जठर ग्रंथि होती है ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। पहले क्या है? श्लेष्मा, दूसरी क्या है? अम्लजन कोशिका, और तीसरी क्या है? जाइमोजन कोशिका। स्थिति क्या होती है कि ये जो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं ये अलग अलग चीजें स्रावित करती हैं, अलग अलग चीजें निकालती हैं। तो ये जो श्लेष्मा होती है ये क्या निकाल रही है? ये निकालती है म्यूकस। इसमें से जो रस निकल रहा है, जो कि ये ग्रंथि है, सारी ये ग्रंथियां क्या निकालती है? रस निकालेंगी। तो जो श्लेष्मा होता है ये क्या निकालता है? म्यूकस। ये कौन सा रस निकालेगा? म्यूकस। और अम्लजन कोशिकाओं से एक अम्ल निकलता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCl। कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इससे जो होता है जाइमोजन, जाइमोजन कोशिका से क्या होता है? ये जो है ये पेप्सिनोजन, एक पेप्सिन एंजाइम का स्राव करते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन ये एक प्रकार का एंजाइम है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ये पेप्सिन एंजाइम का स्राव करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो आमाशय की दीवार से जो छोटी छोटी उभरी हुई संरचनाएं होती है उनको हम जठर ग्रंथि कहते हैं। और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? रस निकलता है। तो हमने आपको थोड़ा सा यहाँ पर और डिटेल कर दिया कि जो जठर ग्रंथि है ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो जठर ग्रंथि पहली कोशिका क्या है? श्लेष्मा, जो क्या कौन सी रस निकालती है? म्यूकस। और दूसरी जो है अम्लजन कोशिका है जो क्या निकालती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जाइमोजन कोशिका जो होती है ये पेप्सिन नामक एंजाइम निकालती है। इन्हीं तीनों को मिला के, यानी इसमें म्यूकस, पेप्सिन और पेप्सिन एंजाइम और ये HCl अम्ल, ये तीनों मिला के क्या कहा जाता है बच्चों? जठर रस। जठर रस। तो आप सिंपल में भी कह सकते हैं कि जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस। लेकिन हमने थोड़ा आपको डिटेल कर दिया कि देखिए, थोड़ा सा अगर आप ज्यादा से ज्यादा जानते रहेंगे, ज्यादा बातें जानेंगे, तो कंपटीशन में भी आप ये कई बात ये सब पूछा गया। चूंकि NCERT बेस्ड आपके कोर्स चल रहे हैं तो कोई भी प्रश्न यहाँ से छटकने न पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चों कि आप जो है इसको अच्छे से पढ़ें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जितने नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचे। तो बच्चों देख रहे हो कि ये जो
श्लेष्मा से म्यूकस निकल रहा है, अम्लजन कोशिका से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है, और जाइमोजन कोशिका से पेप्सिन नामक एंजाइम निकल रहा है। ये तीनों मिलके क्या बना लेते हैं? जठर रस। ये जठर रस का कहाँ बनता है? आमाशय में बनता है। तो अब आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इनके कार्य को भी देख लें कि म्यूकस का क्या काम है, या सीएल यानी ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, और ये पेप्सिन क्या करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते चले। जठर ग्रंथि आपने देखा, जठर ग्रंथि से ये तीनों निकले, तीनों को हमने जठर रस कहा। अब तीनों का अलग अलग काम है। जैसा कि भोजन हमारा कहाँ पहुंच गया है? आमाशय में, यहाँ तक आ गए हैं। अब आमाशय में जब भोजन आया तो उसमें ये जठर रस मिला, कहने का मतलब उसमें ये भी आके शामिल हो गया, और जठर रस का मतलब ये तीनों इसमें शामिल हो गए। स्थिति क्या होती है कि यहाँ पर आमाशय में, जैसा कि मुख गुहा में अभी आपको हमने बताया था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक उसी प्रकार से आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ध्यान देंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो वो आमाशय में होता है। तो स्थिति क्या होती है? जब भोजन हमारा पचता हुआ आगे बढ़ता हुआ हमारे आमाशय में आता है तो भोजन के साथ क्या मिलती है? जठर रस मिल जाता है। और ये जठर रस निकलता कहाँ से? जठर ग्रंथियों से। और जठर ग्रंथि होते कहाँ? आमाशय की दीवार से उभरी संरचनाएं पाई जाती हैं जो जठर ग्रंथि है। और जठर ग्रंथि को मैंने आपको बहुत डिटेल बता दिया कि जठर रस निकलता है, और वो जठर रस जो है क्या करता है? इस भोजन, यहाँ पर जो भोजन आया कटता पिसता हुआ, उसमें क्या करता है? पूरा वो मिक्स होता है। अब स्थिति क्या होती है बच्चों कि अब इनका काम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो स्थिति जब भोजन यहाँ आती है आमाशय में, तो आमाशय में क्या बचता है? प्रोटीन। तो लेकिन यहाँ पर एक नाटक है। नाटक क्या है कि ये जो आपका ये एंजाइम है, एंजाइम पेप्सिन, ये पेप्सिन एंजाइम कहता है कि भाई देखो, हम प्रोटीन का पाचन तभी करेंगे जब भोजन कैसा हो? अम्लीय हो। मतलब एक कंडीशन रख देता है कि हम काम तो करेंगे, लेकिन जब हम ये भोजन, आने वाला भोजन का नेचर कैसा हो, प्रकृति कैसा हो? अम्लीय हो। तो अब अम्लीय भोजन को बनाने के लिए, जानते हुए भोजन को अम्लीय कौन बनाता होगा? यही अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। लेकिन ये फायदा तो कर रहा है कि भाई भोजन को अम्लीय बना दे रहा है, इसकी मदद कर दे रहा है। लेकिन बच्चों आप लोग ध्यान से सुनो कि ये जो अम्ल है, अम्ल कहीं से भी फायदेमंद नहीं होते हैं। आप जानते हो अम्ल माने तेजाब आप कह सकते हो, दूसरी भाषा इसको तेजाब कह लो तो ज्यादा आप लोग समझोगे कि हमारे शरीर में जो ये आमाशय में जो अम्ल बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन अब इसका बनना भी जरूरी है, क्योंकि ये कहता है कि बिना हम अम्लीय भोजन पाए हम काम नहीं करेंगे, हम प्रोटीन का पाचन करेंगे ही नहीं। तो मजबूरी में अम्लजन कोशिकाओं से जो अम्ल निकलता है वो क्या होता है कि भोजन को, पहला काम हम पहले इसकी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, तो थोड़ा सा हम इसको मिटा दें। आइए इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। ये ठीक है ना? ओके, चलिए पहले यहाँ पर जो HCl निकला था, अर्थात जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला था, ये इस अम्लजन कोशिका से, ये इसका काम क्या होता है? पहला काम क्या होता है बच्चों कि भोजन को अम्लीय बनाना। भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को अम्लीय बनाना। पहला काम, जो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? भोजन को अम्लीय बनाना। और अम्लीय क्यों बनाता है? क्योंकि जाइमोजन कोशिका से जो पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, वो कंडीशन बता देता है भैया प्रोटीन का पाचन हम तभी करेंगे जब भोजन अम्लीय होगा। तो वो काम HCl कर देता है। दूसरा काम एक और कर देता है, क्या करता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा काम क्या है कि भोजन के साथ बहुत सारे छोटे छोटे विषाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस भी हमारे साथ भोजन के साथ आते हैं, तो उनको भी मारने का काम ये कर देता है। अर्थात सूक्ष्म जीवों को मारना। तो ये दोनों काम तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। भाई जो सूक्ष्म जीव आ रहा है उसको भी खत्म कर दे रहा है और भोजन को अम्लीय बना दे रहा है, ताकि पेप्सिन उसको अच्छे से प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख गुहा में यहाँ पर हो गया है लगभग, लेकिन जो प्रोटीन का पाचन है वो आमाशय में होना है। और आमाशय ने, उसमें जो पेप्सिन एंजाइम है उसने कह दिया कि भाई अम्लीय रहेगा तो काम होगा। तो अम्लीय कौन करेगा? ये हमारा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को अम्लीय बना देता है। और दूसरा जो फायदा पहुंचाता है वो होता है सूक्ष्म जीवों को मारना, जो भोजन के साथ जो छोटे
छोटे जीव आते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीव आते हैं, आपके विषाणु है, जीवाणु है, उनको ये मारने का काम करता है। तो ये तो अच्छा काम किया, लेकिन स्थिति क्या होती है बच्चों की, जो ये अम्ल होता है ये नुकसान भी करता है। स्थिति कभी कभी क्या होती है कि जब HCl का बनना थोड़ा ज्यादा शुरू हो जाता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा बनने लगता है, तो श्लेष्मा से जो म्यूकस बना, आपको बताया था ये क्या बनाता है, म्यूकस। कौन सा रस निकाल रहा है, म्यूकस। स्थिति क्या होती है कि जब हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियां अम्ल का निर्माण ज्यादा करने लगती हैं, तो उसी समय म्यूकस का काम क्या होता है कि अम्ल को क्या करे, ये अम्ल जो होता है, अम्ल जब ज्यादा बनेगा तो अम्ल क्या करेगा, ये पूरे दीवार को नुकसान पहुंचाएगा। भाई अम्ल है, तेजाब है, अगर हमारे आपके ऊपर कोई तेजाब डाल दे तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये क्या करता है, आमाशय की दीवार में जख्म बनाने लगता है। ये जख्म क्या कहलाता है, आप देख सकते हैं, इस तरीके का जख्म होने लगता है, बहुत ही जटिल जटिल जख्म होने लगता है, और इसी जख्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्सर। क्या कहते हैं, अल्सर कहेंगे। ये एक बीमारी है, और ये कब होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भाई काम तो कर रहा है, लेकिन ये नुकसान भी कर रहा है कि ये आमाशय की दीवार को धीरे धीरे ये जख्म बनाने लगता है, और उसी जख्म को कौन सा मर्ज कहते हैं, कौन सा रोग कहते हैं, अल्सर। स्थिति क्या होती है कि जब कभी कभी क्या स्थिति होती है कि भी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, तो चलो बनने लगता है। अब यहाँ तो ज्यादा अच्छा, एक बात और पहले जान लीजिए तब इसको जानिए कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम तो आपने देख लिया कि अम्लजन कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है, उसका क्या काम है आपने देख लिया। अब इसका काम भी देख लीजिए, ये क्या है, म्यूकस, जो श्लेष्मा द्वारा स्रावित होता है। म्यूकस का काम क्या होता है बच्चों कि ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये थोड़ा बढ़िया काम करता है, सुरक्षा किससे, इसी अम्ल से। अर्थात जो ये अम्ल है ये इसकी दीवार पर ज्यादा अटैक न कर पाए, अर्थात भाई तेजाब तो है ही है, अम्ल तो है ही है, तो आमाशय की दीवार को बहुत ज्यादा प्रभावित न कर पाए, उससे सुरक्षा कौन करता है, ये म्यूकस। ये थोड़ा बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया तो ये भी कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बढ़िया कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये अम्ल से क्या कर रहा है, आमाशय की दीवार को बचा रहा है। लेकिन कभी कभी बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी हम जब भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि इस अम्ल का निर्माण ज्यादा होने लगता है, और जब इसका निर्माण ज्यादा होगा अम्ल का, तो म्यूकस का निर्माण अपने आप कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। कहते हैं हमारे पेट में एसिडिटी हो, एसिड से ही तो एसिडिटी होती है। तो कहने का मतलब एसिड बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि हमारे पेट में क्या होती है, गड़बड़ी होने लगती है और हमारा पेट खराब हो जाता है। तो अक्सर होता क्या है कि हमें ज्यादा देर तक इससे बचने के लिए, इस अम्ल से हमें अपने पेट को खाली नहीं रखना चाहिए ज्यादा देर तक, ठीक है। इसके बाद ये दो का काम आपने देख लिया। ये जाइमोजन कोशिका में हमने अभी आपको बताया कि पेप्सिन नामक एंजाइम बनता है, पेप्सिन। और अभी आपको मैंने बताया था कि पेप्सिन ने कंडीशन दिया था कि अगर भोजन अम्लीय हो जाएगा तो हम उस प्रोटीन का पाचन कर देंगे। तो जो भोजन आप यहाँ आया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हो गया था यहाँ पे, लेकिन जो प्रोटीन का पाचन है, अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। अब प्रोटीन को किस में बदल देता है बच्चों, एमिनो अम्ल में। किस में बदल देता है, एमिनो अम्ल। याद रखें, प्रोटीन को पचा देता है और किस में बना देता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक। अब आप समझें कि किस प्रकार से भोजन जो है आपका मुख गुहा से होता हुआ, ग्रसनी से होता हुआ, ग्रासनली से होता हुआ आमाशय की ओर जा रहा है। अब आमाशय की ओर जब जा रहा है तो क्या स्थिति होती है, आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से भोजन यहाँ पर पहुंच रहा है। एक बात, दूसरी बात, जब भोजन यहाँ पर आ जाता है आमाशय में तो वो काफी लुगदी बन जाता है, काफी पेस्ट की तरह बन जाता है, उसका बिल्कुल एकदम पेस्ट बन जाता है। तो आमाशय से जो भोजन निकल के बाहर जाएगा वो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। तो आमाशय से जो निकला हुआ भोजन होता है उसका एक नाम दिया जाता है। इसको मिटा दें, हमको लगता है मिटा देना चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम थोड़ा सा बताएं इसमें। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये चलिए, कोई बात नहीं, आगे देखिए। ये बच्चों रुकिए जरा सा, देख ले कि चल रहा है कि नहीं।
ओके, चल रहा है। क्योंकि कभी कभी मेहनत खराब हो जाती है, एक घंटा क्लास लेने के बाद पता लगता है कि 10 मिनट का क्लास हो पाया, 50 मिनट हमने ऐसे ही बताया, आप लोगों के तक पहुंच नहीं पाता है। तो स्थिति क्या होती है बच्चों, हम क्या बता रहे थे आप लोगों को कि ये जो आमाशय है, आमाशय से भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो एकदम क्या बन जाता है, पेस्ट बन जाता है, एकदम लुगदी बन जाती है। पेस्ट समझ रहे हो ना, लुगदी एकदम। तो जो आमाशय से जो भोजन आगे जाता है कहाँ, छोटी आंत में, तो आमाशय द्वारा निकला हुआ जो भोजन होता है, जो पूरा एकदम क्या होता है, बिल्कुल लसलसा सा, लुगदी जैसा, एकदम पेस्ट जैसा, उस भोजन का एक नाम देते हैं काइम। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, काइम। ये क्या है, वही भोजन है जो हम लोगों ने किया था, लेकिन यहाँ पर उसकी स्थिति काफी बदल चुकी है। और क्या बदली है, यहाँ पर जो हम यहाँ पर मुख गुहा में ही तो कार्बोहाइड्रेट पच गया था, और यहाँ पहुंचते पहुंचते प्रोटीन का भी पाचन आपने देख लिया, आमाशय में हो गया। अब यहाँ पर जब पहुंच गया भोजन, तो अब पचता चला जा रहा है, और उस भोजन को क्या कहेंगे, काइम। उस पेस्ट लुगदी नामक जो भोजन आपका जो दिख रहा है आमाशय में, वो क्या कहलाएगा, काइम। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग आमाशय से भोजन अब धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है भैया, छोटी आंत में बढ़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम इसको भी मिटाते हैं। ओके, चलिए छोटी आंत, अगला पार्ट जो है वो है छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आहार नाल का कौन सा हिस्सा बच्चों, ये 5वां। ये चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ओके, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत ही बहादुर हैं। क्योंकि आप लोगों को इस कदर बताया जा रहा है कि आपको एक बात मिस नहीं हो रहा है, और इसके पढ़ने के बाद आपको हमको लगता है कि आहार नाल और पाचन क्रिया आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी, और आप समझ जाओगे किस प्रकार से भोजन का पाचन शरीर में होता है। तो ये भोजन हमारा कहाँ पहुंच गया बच्चों, छोटी आंत में। आइए छोटी आंत में पहुंच तो गया, अब क्या होता है कि छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। याद रखें, ये छोटी आंत है, मान लो छोटी आंत, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। आपका पहला जो है वो है ग्रहणी। पहला क्या है, ग्रहणी। दूसरा क्या है, जेजुनम। जेजुनम याद रखेंगे, पूछा गया है। और जो अगला है वो है इलियम। तो छोटी आंत का 3 हिस्सा है। मान लीजिए ये आपका छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, इसका जो ये वाला हिस्सा है, मान लो ये है आपका ग्रहणी, ये है आपका क्या कहते हैं, जेजुनम। थोड़ा उसको लंबा कर दो। और ये जो बहुत बड़ा वाला हिस्सा होता है, जो इसका सबसे किनारे वाला हिस्सा होता है, ये होता है इलियम। तो आप ये कह सकते हैं कि छोटी आंत का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, इलियम। और एक बात आपको बता दें, नाम तो इसका छोटी आंत है, लेकिन ये आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। कहने का मतलब इसकी मनुष्य में लंबाई ये लगभग 6 मीटर होता है। याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर। और ये पाइप इस तरीके से पाइप नहीं होती, बल्कि ये कुंडलित संरचना होती है। पूरे पेट में एक कुंडलित स्ट्रक्चर बनाया रहता है, और उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, मनुष्य में लगभग 6 मीटर। तो छोटी आंत जो होती है ये क्या करती है, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ग्रहणी, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। ग्रहणी और जेजुनम छोटे होते हैं, और इलियम जो है छोटी आंत का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों की, जैसे स्थिति क्या होती है कि अब ये देखिए कि आप लोग यहाँ पर छोटी आंत में भोजन आ गया। अब छोटी आंत में भी भोजन का पाचन होना है, तो यहाँ पर छोटी आंत में, इसको मिटा दे तब आगे चर्चा करें इसकी। छोटी आंत में भोजन आ गया है। अब छोटी आंत में क्या होता है, वहां पर भी भोजन का पाचन होगा। और भोजन का पाचन वहां पर क्या होता है बच्चों की, वहां पर भी पाचक रस मिलेंगे इसको। बिना पाचक रस के, बिना एंजाइम्स के तो भोजन का पाचन होगा नहीं। तो यहाँ पर जो भोजन का पाचन होता है वो क्या होता है कि 3 प्रकार के रस यहाँ पर भी इसको मिलते हैं। तो सबसे पहला जो रस होता है वो होता है पित्त रस। क्या होता है, पित्त रस। दूसरा क्या होता है, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस, ठीक है, अग्नाशयी रस। और तीसरा होता है आंत रस। ये आंत रस। भोजन हमारा कहाँ गया बच्चों, छोटी आंत में। छोटी आंत में आ गया,
अब छोटी आंत में जो है ये तीनों रस इसको छोटी आंत में भोजन से मिलेंगे। छोटी आंत में क्या होगा, ये तीनों रस मिलेंगे। अब बात आती है कि ये रस हमें मिलते कहाँ से हैं, ये आता कहाँ से है। जैसे आमाशय में मैंने आपको बताया कि वहां पर जो रस निकल रहा है जठर रस, आपको मैंने बताया कि म्यूकस और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका जो पेप्सिन नामक एंजाइम तीनों मिलकर जठर रस बनाते थे। यहाँ पर जो ये तीनों रस है ये कहाँ से मिलते हैं, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि पित्त रस जो होता है यह कहाँ से मिलता है बच्चों, यकृत से मिलता है, लीवर से मिलता है। याद रखें, आपके शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथि होती है और ये सबसे बड़ी, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है क्या होती है, लीवर होती है, यकृत होती है। तो यकृत से क्या होता है, पित्त रस आता है और अग्नाशयी रस जो है ये अग्नाशय से आता है। ये भी एक संरचना है, अंग है, अग्नाशय से आता है, ठीक है। और आंतरस जो है ये आपका आंतरस से एक एंजाइम आपको मिलता है आंतरस से, वो है आंत ग्रंथि से आती है। आंत, पहले तो इसको लिख ले कहाँ से मिलता है, आंत ग्रंथ। अब देखें तीन प्रकार के रस कहाँ आ रहे हैं, छोटी आंत में। ये छोटी आंत में भोजन के साथ ये तीनों रस मिलेंगे, जिसमें हमने आपको बताया कि पित्त रस कौन स्रावित करता है, कौन देता है, छोटी आंत को यकृत देता है। यकृत से कनेक्शन छोटी आंत की जुड़ी होती है। वो छोटी आंत में यहाँ पर आप समझे कि जैसे मान लो छोटी आंत को मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ये यहाँ पे ऐसे कुंडलित संरचना छोटी आंत की होती है, ये ठीक है ना बच्चों। अब क्या होती है कि इस छोटी आंत में यकृत से भी और अग्नाशय से और आंत ग्रंथि से रस आता है। तो यकृत से जो रस आएगा उसको पित्त रस कहेंगे, अग्नाशय से जो रस आएगा इस छोटी आंत में उसको अग्नाशयी रस कहेंगे, यह है अग्नाशयी रस। और आंत ग्रंथि से कौन सा रस आता है, आंत रस आता है। ये भोजन के साथ छोटी आंत में मिलता है। अब स्थिति, अब इनके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग जान लें कि यकृत क्या है, अग्नाशय क्या है, आंत ग्रंथियां क्या है। तो बच्चों हमने आपको बताया कि जो यकृत होती है ये सबसे क्या होता है, बड़ा ग्लैंड होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है और ये किस रस का स्राव करती है, पित्त रस का स्राव करती है। दूसरे नंबर पे आता है अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है ये भी एक प्रकार का थैलेनुमा संरचना होता है जो आमाशय के जस्ट ठीक नीचे उपस्थित होता है और इससे क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। और आंत ग्रंथियां भी इसी छोटे आंत की दीवारों पर ग्रंथियां होती हैं और उस ग्रंथि को आंत ग्रंथि कहते हैं। और आंत ग्रंथि से क्या निकलता है बच्चों, आंत रस निकलता है। और ये तीनों रस अर्थात पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत रस, ये तीनों भोजन के साथ क्या होते हैं, मिलते हैं। अब स्थिति क्या होती है कि लगभग आप देखिए कि क्या इनका क्या काम है, कैसे ये पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंत रस किस प्रकार से भोजन पर अपना रोल निभाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आप जान लें कि जैसे यहाँ पर प्रोटीन का पाचन हुआ, यहाँ पर छोटी आंत में किसका पाचन होता है, वसा का। आप याद रखें आपके जो पोषक तत्व हैं वो अलग अलग जगह पर पाचन उनका होता है। जैसे हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका मुख में ही होता है, मुख गुहा में। आमाशय में आपने देखा कि प्रोटीन का पाचन होता है। और जब भोजन छोटी आंत में आ जाती है तो वहां पर वसा का पाचन होता है। तो छोटी आंत में क्या होता है बच्चों कि जब भोजन आता है तो ये सारे रस भोजन से मिलते हैं। और लेकिन स्थिति क्या होती है, जो ये आंत ग्रंथियां होती हैं इसमें जो एंजाइम निकलता है जो वसा को पचाने के लिए होता है, आपका जो लाइपेज है, लाइपेज एंजाइम निकलता है। लाइपेज कौन निकालता है, आंत ग्रंथियों से ये निकलता है। आंत रस में ये पाया जाता है लाइपेज। ये क्या कहता है कि भाई ऐसा है जैसे हम भोजन को तभी पचाएंगे जब भोजन क्षारीय होगा। अब देखो नाटक इसका शुरू हो गया। कहने का मतलब आमाशय में जैसे आपका पेप्सिन कहा था कि भोजन अम्लीय होगा तो हम पचाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जो ये लाइपेज है ये क्या नाटक कर रहा है कि हम भोजन को क्षारीय रहेगा तो पचाएंगे। अब बताइए अम्लीय भोजन तो आ ही रहा है, अब उसको क्षारीय बनाना है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है बच्चों कि अब किस प्रकार से हम
क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये जो पित्त रस है, पित्त रस का काम क्या होता है, ये भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। तो याद रखेंगे, इसको लिख भी लेंगे, भोजन क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है। पित्त रस का काम क्या होता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या कर देता है, क्षारीय बनाता है। और ये जो अग्नाशय रस होते हैं, अग्नाशय रस में दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन, और दूसरा है लाइपेज। ये ध्यान दें, अग्नाशय रस से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम और लाइपेज नामक एंजाइम। लेकिन दोनों का नाटक वही है कि ये भोजन को क्या चाहते हैं, क्षारीय बन जाए। तो क्षारीय कौन बनाने का काम कर दे रहा है, पित्त रस, जो कहां से निकल रहा है, यकृत से। तो ये यकृत से जो पित्त रस आता है, ये भोजन को क्षारीय बना देता है। फिर क्या होता है, जैसे ट्रिप्सिन कहीं ना कहीं आपका ये कुछ सुनाई पड़ रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, जैसे आमाशय से भोजन जब छोटी आंत में आती है तो क्या, अभी मैंने आपको बताया पेप्सिन, आमाशय में पेप्सिन पाया जाता था, इसने प्रोटीन का पाचन किया। प्रोटीन का पाचन कौन किया था, पेप्सिन। एंजाइम का नाम जरूर याद रखो बच्चों, पेप्सिन। तो जो भोजन छोटी आंत में आता है उसमें थोड़ा मोड़ा प्रोटीन बचा रहता है, कहने मतलब 100% पाचन नहीं हो पाता है आमाशय में प्रोटीन का, तो वो थोड़ा मोड़ा प्रोटीन जो बचा रहता है, तो उसका जो पेप्सिन का जुड़वा भाई ट्रिप्सिन है, ये क्या करता है कि ये बचे हुए प्रोटीन को पचाता है। कौन, ये पाया कहाँ जाता है, अग्नाशयी रस में। बात समझ में आ रही नहीं। तो ये जो बचे हुए प्रोटीन को ट्रिप्सिन क्या कर देता है, तोड़ देता है, पचा देता है, उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। उसके बाद लाइपेज क्या करता है बच्चों, कि जो वसा, जैसा कि हमने आपको बताया था छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, तो ये लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। और वसा को किस में बदल देता है, ये दो भागों में तोड़ देता है। एक तो वसीय अम्ल में, और दूसरा जो है ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपका डिस्कस हो रहा है। लंबा भले है, लेकिन आपको, हमको लगता है कितने डिटेल तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर थोड़ा इसको आप समझते चलेंगे और दोबारा से अगर इस वीडियो को अगर आपको ना समझ में आए, दोबारा से आप इसको देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो वसा को जो है किस में तोड़ देता है, वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में। कौन, ये लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, बचे हुए प्रोटीन को, यहां लिख देते हैं, बचा प्रोटीन, जो बचा था प्रोटीन आमाशय में, जिसको पेप्सिन ने नहीं अच्छे से पचा पाया, उसको ट्रिप्सिन ने कहा कि आओ हम तुमको सही कर दें। तो ये बचे हुए प्रोटीन को ये पचा दिया। बाकी जो लाइपेज था वो क्या किया, वसा को पचाकर दो भागों में तोड़ दिया, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि भोजन छोटी आंत में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आने के बाद लगभग आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया है, प्रोटीन का भी पाचन हो गया है, और वसा का पाचन ये खुद ही कर लिया है। तो मुख्य रूप से भोजन में ये तीन पोषक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका पचना अति आवश्यक है। तो छोटी आंत में पहुंचने के बाद भोजन क्या होता है, उसमें लगभग प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और आप देख रहे हैं कि वसा का पाचन ये खुद ही कर दे रहा है। तो ये लगभग प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों पोर्शन का पाचन यहाँ छोटी आंत में आते आते हो जाता है। यानी पूरा प्रक्रिया, कहने का मतलब ये छोटी आंत जो आपकी 6 मीटर की लगभग है, ये क्या बहुत लंबी होती है। रास्ता इतना लंबा होता है इसका कि भोजन धीरे धीरे पचता है। और काहे इसका, अगर आपसे हम पूछें कि छोटी आंत की लंबाई काहे इतनी लंबी कर दी गई, तो आप सोचिए कि क्या कारण हो सकता है कि छोटी आंत जो है इतनी लंबी है। उसका कारण बच्चों सिर्फ एक है कि भोजन अच्छे से पच जाए। रास्ता लंबा होगा, अगर पाइप लंबी होगी तो धीरे धीरे भोजन का पाचन खत्म हो जाएगा और 100% भोजन का पाचन हो जाएगा। और जब भोजन का 100% पाचन होगा तभी उसको हमारे शरीर द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पहुँचते चूंकि इस लंबी सी यात्रा में, छोटी आंत में पहुँचते छोटी आंत में भोजन का पाचन लगभग, आपको बता दें बच्चों, 90% भोजन का पाचन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ पर, छोटी आंत में ही लगभग 90%।
अर्थात सबसे ज्यादा भोजन का पाचन अगर देखो तो कहाँ होता है, छोटी आंत में। हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा मिटा दें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बारे में थोड़ा डिटेल छोटी आंत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में कुछ और बता दें आपको। ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। आइए देखते हैं कुछ इसी में और छोटी आंत के बारे में पढ़ लें, चूंकि ये सबसे ज्यादा काम इसका हो रहा है, सबसे ज्यादा भोजन का पाचन। आपने देखा जैसे छोटी आंत है, मान लो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन हुआ तो उसका कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटा, ग्लूकोज में। किसमें टूटा, ग्लूकोज में। और प्रोटीन जो आमाशय में जो बचा था उसका वो जब टूटा तो किसमें टूटा, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। और वसा जो आपके छोटी आंत में जिसका पाचन हुआ वो किसमें टूटा, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। अभी अभी आपने देखा था ग्लिसरॉल। ये आप देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हुआ था, मुख में। प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ था, आमाशय में। ध्यान दे बच्चों। और वसा का पाचन अभी अभी आपने देखा कहाँ हुआ, छोटी आंत में। तो ध्यान दे, भोजन जब छोटी आंत में आ गया यहाँ, तो छोटी आंत में आते आते लगभग भोजन का 90% पाचन हो जाता है। और छोटी आंत फिर जैसे मान लीजिए ये छोटी आंत है, इसकी दीवार है, ये छोटी आंत की एक दीवार है मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो अंदर की जो दीवार होती है वो कुछ ऐसी उंगली जैसी ऐसी संरचना पाई जाती है। ये आप छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार है, ऐसे उंगली जैसी संरचना पाई जाती है इसमें। ये आप इसको देखिए, ये छोटी आंत की दीवार का एक छोटा सा हिस्सा हम बना रहे हैं। तो मान लीजिए भोजन आमाशय से मान लीजिए घूमता हुआ कहाँ पहुंच गया, छोटी आंत में, यहाँ आ गया। ये भोजन आ गया। अब भोजन यहाँ आमाशय से जो भोजन आया था उसका क्या नाम बताए थे, कोई कमेंट करके बताया, अभी बताए थे। ओके, काइम, बहुत सही, आप लोग ध्यान दे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हो। यहाँ पर आया भोजन अर्थात वो काइम आ गया। अब क्या होता है, जो छोटी आंत की जो दीवार होती है, जो उंगली जैसी संरचना होती है, इसका क्या नाम होता है बच्चों, बताओगे? इसका नाम है रसांकुर। क्या है, रसांकुर, या विलाई भी लिखा है कहीं कहीं, विलाई। क्या है बच्चों, विलाई, रसांकुर या विलाई। और ये जो उंगली जैसी रसांकुर या विलाई पाई जाती है छोटी आंत की दीवार पर, इसमें छोटी छोटी नसें निकली रहती है, नस, जिससे पूरा ब्लड पूरे शरीर में पहुंचता है। यहाँ पर नसें होती हैं, नसें क्या करती है, ब्लड को पहुंचाती है। तो जैसे ही भोजन यहाँ पर आता है, तो भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसमें आप जानते हो क्या पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें बदला रहता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन किसमें बदला रहता है, अमीनो अम्ल में। और वसा किसमें बदला रहता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और इन सब की जरूरत हमारे शरीर को होती है। इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी जरूरत है, चूंकि ये पच चुका है, ये बिना पचा हुआ होता है, ये पचा हुआ है। तो जैसे ही भोजन यहाँ पर आपके छोटी आंत में आती है, यहाँ आया तो इस नस द्वारा ग्लूकोज को पकड़ लिया गया और पकड़ के सोख लिया गया, ग्लूकोज का शोषण हो गया, अवशोषण हो गया। वसा है, वसा का भी यहीं से कोई नस उसको भी पकड़ के खींच ले रही है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल मिला, उसको भी पकड़ के खींच ले रही है। ग्लिसरॉल मिला उसको। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें इन्हीं नसों के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। तो कह सकते हो कि छोटी आंत में दो काम होता है, एक तो भोजन का 90% से ज्यादा पाचन हो जाता है, और दूसरी बात भोजन का अवशोषण। अवशोषण कहने का मतलब सोखने, जब भोजन पच जाता है तो उसका अवशोषण भी होता है, अर्थात बॉडी में उनका अवशोषण कर ली जाती है। ऐसे डायरेक्ट बिना पचा हुआ भोजन हम नहीं ले सकते। आप देख रहे हो भोजन किस तरीके से घूमता हुआ छोटी आंत में पहुंचा। छोटी आंत में जब पहुंचा तो 90 क्या 95% भोजन क्या होता है, पच जाता है। और पचने के बाद उसका अवशोषण होता है। और अवशोषण किसके द्वारा होता है, इन्हीं रसांकुर पर जो छोटे छोटे नसें होती हैं वो पकड़ के कार्बोहाइड्रेट को मिला, ग्लूकोज मिला, पकड़ के सोख ली। यहाँ पर अमीनो अम्ल मिला, सोख ली। और
वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल मिला, पकड़ के सोख ली। तो कहने का मतलब ये जो रसांकुर होते हैं यहाँ से भोजन का अवशोषण हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो अंगुली जैसी संरचना है ये क्यों है? कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो उंगली जैसी संरचना होती है, अगर मान लीजिए ये सीधा सीधा होता, ऐसे ये मान लीजिए ऐसे हो जाता, तब भी भोजन को पचना चाहिए था, तब भी इसको आमाशय से छोटी आंत में आता। लेकिन ऐसी संरचना क्यों हुई? क्योंकि आप जानते हो कि मान लीजिए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ से फिर 10, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 सेंटीमीटर मान लीजिए खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे है, ये उंगली जैसी संरचना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मान लीजिए 5 ये है, 5 ये, 5, 5, 10, फिर 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5। तो कहने का मतलब ये क्या होता है कि इसका एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ने के कारण पाचन की क्रिया और अवशोषण की क्रिया 100% हो जाती है। अगर ये एरिया इसको न मिलता, इसका आकार, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है? अवशोषण होता है। अगर ये पता लगा अगर ऐसे डायरेक्ट अगर इसको सीधा पाइप के रूप में होता तो भोजन क्या होता? आमाशय से आता, छोटी आंत में पचता, जो थोड़ा मोड़ा अवशोषण हो पाता, नहीं तो आगे निकल जाता। भाई वो धीरे धीरे चल रहा है भोजन ना, और सीधा छोटी आंत से कहाँ पहुंच जाता? बड़ी आंत में पहुंच जाता। तो स्थिति यहाँ पर छोटी आंत की इसलिए लंबाई बड़ी रखी गई कुदरत द्वारा, प्रकृति द्वारा, कि उसका अच्छे से पाचन हो जाए भोजन का, और पाचन के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अवशोषण भी 100% हो जाए। तो ये सरफेस एरिया अर्थात इसका जो क्षेत्रफल है बढ़ाने के लिए ये उंगली जैसी संरचना रसांकुर होती है, इनका उपयोग होता है अवशोषण में। तो इतनी बातें आपने देखा कि छोटी आंत में भोजन आ गया। एक बात आपको और बता दें, जैसे आमाशय से भोजन जो छोटी आंत में आया उसको काइम कहा गया था, लेकिन जो छोटी आंत में जब भोजन आया जिसमें क्या है? ग्लूकोज भी है, अमीनो अम्ल भी है, वसीय अम्ल भी है, ग्लिसरॉल भी है। तो छोटी आंत में जो भोजन आता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? चाइल। याद रखें, क्या बोलते हैं? वहां वो क्या बोलते थे? काइम। आमाशय में जो भोजन था उसको काइम बोलते थे, लेकिन छोटी आंत में जो भोजन है उसको क्या बोलते हैं? चाइल। याद रखना, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। अब ये जो चाइल है यहाँ पर आया, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का क्या हो गया? अवशोषण हो गया छोटी आंत में। अब जब अवशोषण हो गया तो ये जब जो बचा हुआ भाई, और चीजें तो अवशोषित हो गई, अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो बचती, भोजन का कुछ हिस्सा जो अवशोषण नहीं हो पाता है, हमारी बॉडी उसको अवशोषित नहीं कर पाती है, वो वेस्ट मटेरियल के रूप में अर्थात अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, और कहाँ आ जाती है? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए, जैसे आप देखें, मान लीजिए ये आपकी छोटी आंत है, ये इसका मार्कर ले लें, ये मान लीजिए ये आपकी छोटी आंत है, ये इससे कुंडली संरचना बन रही है। भोजन आपका अवशोषण होते हुए भोजन यहाँ पे आ गया, क्योंकि छोटी आंत बड़ी सी होती है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबका पाचन भी हो गया और उसका अवशोषण भी हो गया उसी बिलाई द्वारा, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया। अब यहाँ से जब भोजन क्या होता है, लगभग 90% क्या 99% भोजन का पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, तो कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ जो भोजन का पचन जो नहीं पच पाता है वो कहा जाता है बड़ी आंत में। मान लीजिए वो यहाँ पे है, आ गया, ये जो है ये आपका कुछ इस तरीके से देख रहे हैं ना कि आपका छोटी आंत है, तो छोटी आंत से भोजन पच के अवशोषित होके क्या होता है, जो अनपचा भोजन होता है, जो पच नहीं पाता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में होता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है, उसमें और आता है कहाँ पर? आपका बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत है आपका, यहाँ पर आ गया, बड़ी आंत में भोजन आया। इस भोजन में अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ, प्लस इसके साथ क्या है? पानी। भोजन के साथ हम लोग पानी भी तो पीते हैं,
तो सब कुछ तो पचा, लेकिन पानी का तो कहीं हम लोगों ने चर्चा ही नहीं किया था कि पानी भी कहीं पच रहा है। तो उसका भी तो भाई, पानी को हम बाहर थोड़ी जाने देंगे, पानी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। तो क्या होता है कि जब भोजन यहाँ से आएगा बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में क्या होता है कि ये पानी जो होता है, अर्थात पानी जो होता है, ये बड़ी आंत उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। यहाँ पर हम लोग बड़ी आंत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर अगला पार्ट है बड़ी आंत। ये तो भोजन जब छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत में क्या होता है, जो भोजन में अपशिष्ट पदार्थ के साथ जो पानी मिला रहता है, जल मिला रहता है, उसका अवशोषण कौन कर लेता है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का काम क्या है, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण, अवशोषण करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ये पानी को बाहर नहीं जाने देता है। भाई पानी ही तो जरूरी है, तो उसको सब कुछ तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटीन पच गया, कार्बोहाइड्रेट पच गया, आपका बीटा सब कुछ पच रहा है, लेकिन जो पानी हम लोग पीते हैं उसका भी कहीं कहीं शरीर में उपयोग हो, उसको कौन क्या करता है, ये जो बड़ी आंत है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक तो छोटी आंत है, उसके बाद भी बड़ी आंत आ जाता है। तो स्थिति क्या होती है बच्चों कि ये बड़ी आंत में पानी का पाचन हो जाता है। एक बात और आप लोग जाने कि जब पानी का पाचन यहाँ पर हो गया, तो अब बड़ी आंत से भोजन खिसकता हुआ, अब पानी भी उसमें से लगभग पच गया है, उसमें पानी भी नहीं है। अब ये आ जाता है यहाँ, ये इसका मलाशय का हिस्सा है, ये मलाशय, मलाशय यहाँ पर आके मलाशय एक आहार नाल का एक अंतिम हिस्सा आप कह सकते हैं कि भोजन कहाँ आ जाता है। वो भोजन क्या, वो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, वो मलाशय में आता है। फिर मलाशय के द्वारा यहाँ पर एक छिद्र होता है, अर्थात ये मलद्वार जिसको बोलते हैं, मलद्वार। ये मलद्वार के द्वारा भोजन क्या होता है, वेस्ट मटेरियल क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भोजन आता है आपके मुखगुहा में, ग्रसनी में, फिर ग्रासनली में, फिर आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, और मलाशय से फिर जो वेस्ट मटेरियल रहा, जो अच्छी चीजें थी, उसका शरीर में पाचन और अवशोषण हो गया, और जो वेस्ट मटेरियल था वो मलद्वार के द्वारा बाहर हो गया। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया, आपके पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक चीज हम आपको बता दें, और यहाँ पर बड़ी आंत के पास एक तो मांसल संरचना इस तरीके की होती है, इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये क्या करता है, क्या है अपेंडिक्स का, क्या था कि पहले अपेंडिक्स का रोल ये अब तो अवशेषी अंग में आ गया, अर्थात अब इसका कोई उपयोग नहीं है। एक जमाना था जब लोग घास वगैरह खाते थे, घास फूस खाते थे, तो घास फूस में क्या पाया जाता, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का पाचन आसान नहीं होता है, बल्कि मांस मछली बड़ी जल्दी पच जाता है, लेकिन जो घास फूस होता है वो बहुत देरी से पचता है, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। तो जो ये अपेंडिक्स होता था, आज भी सब में पाया जाता है, इसमें से एंजाइम्स जो निकलता था वो सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग घास फूस खाना बंद किए, लोग और कुछ खाने लगे, तो इसका काम क्या हुआ, धीरे धीरे बंद होने लगा, और जब बंद होने लगा तो धीरे धीरे ये बेकार होने लगा। तो इसका अब कोई उपयोग नहीं रह गया। लेकिन फायदा तो नहीं करता, लेकिन ये नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल या भोजन का पार्ट यहाँ पर इसमें कुछ चला जाता है, ये क्या करता है, फूल जाता है। अब फूलने के बाद फिर बड़ा दर्द होता है, पेट में बहुत तेज भयंकर दर्द होता है कोने में। तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ चीरा लगा देता है, चीरा लगा के इसको जो है कट कर देता है। अपेंडिक्स को काट के, ये लगभग आपको बता दें इसकी साइज अगर देखा जाए तो चूहा का बच्चा जान देखे हो ना, छोटा सा, इतना बड़ा सा, एकदम उसी तरीके से होता है। उसको काट के निकाल देते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन है, अर्थात ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होते हैं, अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो अब बिना काम के पड़े हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार से बच्चों आपके भोजन का पाचन, मनुष्य में किस प्रकार से भोजन का पाचन हुआ, हमने आपको आहार नाल का पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको बना के दिखाया, और आपको मैंने पूरी तरीके से बात बताई। और हमको आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से भोजन आहार नाल से मुखगुहा, मुखगुहा से ग्रसनी, ग्रसनी में ग्रासनली, ग्रासनली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत,
और बड़ी आंत से मलाशय से होता हुआ जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर हुआ। सारी बातों को हमने यहाँ पर चर्चा की। ये जंतुओं में पोषण अर्थात जैव प्रक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था। आशा करते हैं अब इसके बाद जो है इसका अगला जो हिस्सा हम लोग कवर करेंगे उसके अगले पार्ट में कवर करेंगे बच्चों। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से करिए। हम वादा करते हैं कि आपके समस्त टॉपिक को कवर करेंगे। साइंस के साथ साथ हम एसएसटी और मैथ भी देखेंगे आपका, लेकिन आप लोग हमारे साथ मेहनत करिए। और इस मेहनत का एक छोटा सा हिस्सा हम आपसे कुछ मांगते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे बच्चों तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में उसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम नई ऊर्जा से मोटिवेट होकर आपको और बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश करें बच्चों। थैंक यू सो मच।